हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम डे 11 में हैं। 30 डे यूपीपीएससी ए इंपॉर्टेंट नोट्स की जो सीरीज चल रही है। ठीक है, अगर आपने ये इसके पहले एक वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके पहले हमने 319 पॉइंट कवर कर लिए हैं। आज हम 320 पॉइंट से शुरू करेंगे और इस नोट्स की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल कंसोलिडेटेड पे मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ जो बियरिंग या स्ट्रेंथ जिसको हम बोलते हैं वो क्या होती है। तो 2.5 kb dt इंटू एफ यू होता है अपॉन 1.25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो केबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में हमसे वो मिस्टेक होती है। तो केबी की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है 4 पॉइंट में। ठीक है, अब वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। E/3D0। ई क्या है, एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस, आप जो भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए। ठीक है, 3D0 जो है बोल्ट होल्ड आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, P/3D0 माइनस 0.25 एफ यू अपॉन एफ यू बी। एफ यू क्या होगा, प्लेट की जो स्ट्रेंथ है। एफ यू बी क्या है, बोल्ट की स्ट्रेंथ है या फिर 1। इन चारों में जो मिनिमम वैल्यू होगी के बी की वैल्यू वही ली जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है चारों चीज़ें, E/D0, E/3D0, P/3D0 माइनस 0.25, एफ यू अपॉन एफ यू बी और 1.0। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर जो है अगली चीज़ है कि वाई मिनिमम पिच इज़ रिक्वायर्ड। तो मिनिमम पिच क्यों देते हैं, प्रिवेंट फेलियर ऑफ मेंबर बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिवेट्स। ठीक है, तो जैसे 2 रिवेट्स हैं तो इसके बीच मेंबर का फेलियर ना हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि इफेक्टिव इंस्टॉलेशन हो सके। बहुत क्लोज लगा देंगे तो अच्छे से इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है कि टीयरिंग नहीं हो पाए, है ना। जैसे यहाँ पे बोर्ड लगा है, ये प्लेट है, तो ऐसा ना हो कि यहाँ से टीयरिंग कर जाए। तो ये सब चीज़ें बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम पिच प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो हमारा है कि जो हाउसल अप्रोच है अलाउबल लोड ऑन फुटिंग निकालने के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लोग छोड़ के चले जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप मिस कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि क्यू मतलब एक फॉर्मूला है, क्यू एफ इजकल टू एम ए एफ प्लस एन पी एफ। ठीक है, एम और एन कांस्टेंट है जो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ए एफ क्या है, एरिया ऑफ फुटिंग है। पी एफ क्या है, पेरीमीटर ऑफ फुटिंग है। तो आपको ध्यान रखना है कि एम किसके साथ आता है और एन किसके साथ आता है। ठीक है, तो आपको वो क्या करेगा, प्लेट के साथ दे देगा, आपको पूछेगा कि फुटिंग के साथ कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो बस यही रखना है, इसमें यही फॉर्मूला है। आपको जो वैल्यूज़ दी रहेंगी उसमें पुटअप करिए और सीधा ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर अगली बात करते हैं सीमेंट ग्रेड की कौन कौन से IS कोड होते हैं। तो OPC 33 का हमें पता है, IS 269 होता है। 43 के लिए 8112 होता है, 53 के लिए 12269 होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, 269, 81, 12, 12, 269 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिनिमम टर्निंग रेडियस कितना होना चाहिए। देखिए माइल्ड स्टील, अब टर्निंग रेडियस की हम क्या बात करें, मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये बार हमारा आ रहा है, इसको हमें ऐसे बेंड करना है, राइट। इसको हमने बेंड किया, तो ये जो टर्निंग रेडियस है ना, ये जो रेडियस है, ये इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो माइल्ड स्टील के केस में ये 2 डाया हो जाएगा और HYSD के बारे में 4 डाया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा या फिर एग्जाम में आ जाएगा। फिर बात करें मिनिमम प्लेन हाइट कितनी होनी चाहिए। देखो मिनिमम प्लेन हाइट 45 सेंटीमीटर तो होनी ही होनी चाहिए। प्लेन हाइट का मतलब क्या है कि ग्राउंड लेवल जो हमने बेंचमार्क माना वहाँ से 45 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। उसी तरीके से मिनिमम डेप्थ ऑफ रेजिडेंशियल फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए, तो वो 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। 50 सेंटीमीटर मिनिमम मतलब होनी ही चाहिए, आधा मतलब आधा मीटर। ठीक है, फिर बात करें गैंट्री गर्डर किसके लिए डिज़ाइन करते हैं। तो देखिए गैंट्री गर्डर हमें पता है, लैटरल लोड, लॉन्गिट्यूडनल लोड, इम्पैक्ट लोड, ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा हम फटीग के लिए डिज़ाइन करते हैं, लेकिन किसके लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं, मूविंग लोड के लिए। कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल लोड है वो क्या है, मूविंग लोड एज्यूम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, उसको सिंपली हम लॉन्गिट्यूडनल लोड बोलते हैं। मूविंग लोड इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, फिर अगली चीज़ है कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है, जो डिकम्पोजिशन में काम आता है, उसके जो आइडियल रेंज है वो कितनी होनी चाहिए, 30 to 50 होनी चाहिए। लेकिन अगर ये कम हो जाए वैल्यू, जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कम हो गया है ना, तो कम होने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया है और कार्बन कम हो गया है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन क्या है, फूड है, फूड कम हो गया है और ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हो गए हैं। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, मीथेन फॉर्मर ज़्यादा बन जाएंगे, है ना। ठीक, ये चीज़ आ गई आपको समझ में। फिर दूसरी चीज़ है कि अगर फूड ज़्यादा हो गया और नाइट्रोजन कम हो गया, नाइट्रोजन कम होने का मतलब कि जो उनको एनर्जी का जो सोर्स है वो कम हो गया, फूड ज़्यादा हो गया है, तो क्या होगा, अच्छे से डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से नहीं वहाँ पे हैं, तो वो फूड क्या हो जाएगा, पार्शियली डिकम्पोज हो पाएगा, अच्छे से डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो से क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे हार्ड रॉक टनलिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। मतलब अगर हमें हार्ड रॉक में टनलिंग करनी है तो फुल फेस मेथड से जा सकते हैं, हेडिंग बेंचिंग जा सकते हैं और ड्रिफ्ट मेथड से, ठीक है, जा सकते हैं। तो ये तीनों आप याद रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट है
कि जो वर्केबिलिटी और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेरी लो वर्केबिलिटी की बात करें तो उसको कहाँ यूज़ करते हैं, शैलो फाउंडेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लो वर्केबिलिटी की बात करें तो जैसे हमारे जो मास कंक्रीट स्ट्रक्चर है वहाँ पे हम लो वर्केबिलिटी यूज़ करते हैं, या फिर लाइटली रीइंफोर्स सेक्शन है जो हमारे घर की बीम वूम है तो उसमें हम कौन सा वर्केबिलिटी यूज़ करते हैं, लो वर्केबिलिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें मीडियम वर्केबिलिटी कहाँ यूज़ करेंगे, तो जहाँ पे हमारा हाईली रीइंफोर्स सेक्शन होगा, जैसे हमने अभी बात की कि लो वर्केबिलिटी मीडियम रीइंफोर्स सेक्शन में, लाइट रीइंफोर्स सेक्शन में, तो उस तरह से हैवी रीइंफोर्स सेक्शन में मीडियम वर्केबिलिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें कि हाई वर्केबिलिटी कहाँ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई और वेरी हाई, ये आप ध्यान रखिएगा। हाई वर्केबिलिटी हम क्या करते हैं, इन सीटू पाइलिंग में, क्वेश्चन हमसे बार बार इन सीटू पाइलिंग का आता है, इन सीटू पाइलिंग में हम कौन सी वर्केबिलिटी यूज़ करते हैं, तो हाई वर्केबिलिटी यूज़ करते हैं। और वेरी हाई वर्केबिलिटी कहाँ यूज़ करते हैं, ट्रेमिक कंक्रीटिंग में। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेमिक कंक्रीटिंग में कितनी वर्केबिलिटी होनी चाहिए, वेरी हाई, और इन सीटू पाइलिंग में हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वर्केबिलिटी वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर बात करें कैविटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है एक पंप में, ठीक है। तो देखिए इनलेट, अब ड्राफ्ट ट्यूब हमें पता है, ड्राफ्ट ट्यूब के यहाँ इनलेट पे क्या होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम प्रेशर हो रहा होगा, जहाँ पे वैक्यूम की तरफ जा रहे होंगे वहीं पे क्या होगा, कैविटेशन हो सकता है। तो इनलेट ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब पे सबसे कम। फिर एग्जिट ऑफ रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन के एंड पे भी क्या होता है, यहाँ कैविटेशन हो सकता है। फिर इम्पेलर के इनलेट पे, क्योंकि देखिए इम्पेलर क्या कर रहा है, सक्शन क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम ज़्यादा बनेगा, तो इम्पेलर के इनलेट पे, यहीं पे। अब यही तीनों पॉइंट है जहाँ पे कैविटेशन हो सकता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा साइफन के पाइप में जब साइफन करते हैं तो साइफन के टॉप पे भी कैविटेशन हो सकता है ना। कैविटेशन होने के नुकसान क्या होते हैं, कैविटेशन होने के नुकसान क्या होते हैं कि वहाँ बबल बनने लगते हैं, वो सरफेस से जाके टकराते हैं, बर्स्ट करते हैं, तो वहाँ पे रफनेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फैक्टर बढ़ता है और हमारा डिस्चार्ज घट जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हेड लॉस बढ़ जाता है, आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। फिर लीकी एक्वीफर की बात करें, लेकिन लीकी एक्वीफर क्या है, तो लीकी एक्वीफर क्या, आर्टिशियन एक्वीफर और एक्विटार्ड दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, लीकी एक्वीफर कहलाता है। तो आर्टिशियन एक्वीफर बीच में रहेगा और लीकी एक्वीफर ऊपर और नीचे अगर रहेगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, लीकी एक्वीफर, ठीक है। फिर बात करें कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। सिविल कंसोलिडेट करके टेलीग्राम चैनल भी है। फिर देखिए हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है, वो यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स वाला जो सॉइल क्लासिफिकेशन है उस पे बेस्ड है, ठीक है। फिर क्या हमारा जो आईएस कोड में कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। देखिए 8 ग्रुप तो कोर्स के हैं, 9 फाइन के हैं और एक पीट को अलग से डिफाइन किया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कोर्स के कितने ग्रुप हैं तो 8 और फाइन के कितने हैं तो 9, और ऑर्गेनिक जो एक सॉइल है जो पीट जिसको अलग से डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि कितने ग्रुप हैं तो 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और कैटेगरी कितनी है तो आपसे 3 कैटेगरी है। फिर हमें पता है फाइन ग्रेन को हमने 3 में डिज़ाइन कर रखा है, लो प्लास्टिसिटी, इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी और हाई प्लास्टिसिटी। लो किसके लिए, जब लिक्विड लिमिट 35 से कम हो, इंटरमीडिएट कब है जब 35 से 50 हो, और हाई जब 50 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि इंक्रीज इन केबल डिप, जैसे ये केबल है ना, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो सैगिंग होगी ये इंक्रीज कर जाएगी, तो ये जो इंक्रीज होगा ये कितना होगा, ये 3/16 अल्फा डेल्टा टी एल स्क्वायर बाई एच। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वहाँ पे अगर ये नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/16 अल्फा टी एल स्क्वायर बाई एच, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि लेटेंस क्या होता है ना, लेटेंस क्या होता है। देखिए लेटेंस का मतलब कि जैसे एक तो हमने पढ़ा है ब्लीडिंग कि पानी ऊपर आ गया, लेकिन लेटेंस में क्या होता है कि पानी तो ऊपर आता है लेकिन साथ साथ में स्कम भी आता है, ठीक है। और ये कैसे होता है, जब हम एक्सेस वाइब्रेशन कर देते हैं तो क्या होता है, जो सारे कोर्स पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं और जो स्कम होता है वो उसमें से पोर्स में से बाहर निकल के पानी के साथ ऊपर आ जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंस बोलते हैं, ठीक है। कई बार वो देख के हमें लगेगा कि पानी के साथ सीमेंट आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो स्कम होता है, ठीक है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है कि सोनोस्कोप क्या होता है। देखिए सोनोस्कोप क्या होता है, डिटेक्ट क्या करता है, पाइप में लीकेज डिटेक्ट करता है, कहाँ से लीकेज हो रहा है, ठीक है। इसके पहले भी हमने लीकेज डिटेक्ट करने का मेथड पढ़ रखा है कि वेस्ट डीकन मीटर हम लगा सकते हैं, है ना, साउंडिंग रॉड मेथड यूज़ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, एसजीएल प्लॉट कर सकते हैं, जहाँ से एसजीएल ड्रॉप करेगा वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि यहीं पे लीकेज हो रहा है, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि कटर्स फार्मूला क्या होता है। देखिए कटर्स फार्मूला का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है, न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, सीधा फार्मूला पूछा जा सकता है ऑप्शन में। तो क्या होता है 1/n + 23 + 0.00155 अपॉन एस डिवाइडेड बाई 1 + 23 + 0.00155 एस अपॉन n अंडर रूट में r, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, n यही है, रफनेस कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जो माइनिंग में यूज़ होता है।
फिर हॉरिजॉन्टल की बात करें, हॉरिजॉन्टल पाइप नेटवर्क के 3 वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जो रूल है कि किसी भी, जैसे ये एलिमेंट्री सर्किट है, मान लीजिए ये कोई एलिमेंट्री सर्किट है, तो इसके अराउंड जो हेड लॉस होगा ना, वो क्या होगा, समेशन ऑफ हेड लॉस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये उस एलिमेंट्री, हम यहाँ पे जो कुछ भी बात करें ईच लूप का मतलब क्या पे है, यहाँ पे एलिमेंट्री सर्किट की बात कर रहा है। ठीक है, फिर हेड लॉस की बात करें तो हेड लॉस क्या होता है, वही होगा जो ड्रॉप इन पीजोमेट्रिक हेड होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, हेड लॉस कहेंगे। फिर जो समेशन ऑफ डिस्चार्ज होगा एक एलिमेंट्री सर्किट के अराउंड, कई बार हमसे गलती यही होती है कि हमने एक लूप में क्या किया, ऐसे डिस्चार्ज को टोटल देखा और उसको 0 कर दिया कि 0 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एक एलिमेंट्री सर्किट में जो समेशन ऑफ डिस्चार्ज होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं कि जो जंक्शन होगा, जैसे ये मान लीजिए ये जंक्शन है ना, तो इस जंक्शन पे क्या होगा, टोटल Q इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q आउट हो जाएगा। ये चीज़ होती है जंक्शन पे। ठीक है, फिर बात करें प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो प्लिंथ एरिया में वॉल्स, वाटर क्लोजेट मतलब कि बाथरूम और रूम्स, ठीक है, ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, कोर्ट यार्ड एरिया, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया में आपको ध्यान रखना है कि सारी वॉल्स, मतलब ये पूरी वॉल्स जो बनी हुई है वो भी इंक्लूड करते हैं। अगर यही वॉल्स को हटा दें तो क्या हो जाएगा, कारपेट एरिया बन जाता है। ठीक है, तो वॉल्स को हटा देंगे तो कारपेट एरिया बन जाएगा। ठीक है, वॉल्स पिलर्स ये सब हटा देंगे तो कारपेट एरिया बन जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर जो होती है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर का मतलब क्या है कि बाउंड्री लेयर अब यहाँ से इस पॉइंट से सेपरेट होने लगी है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट बन जाए, मतलब dp/dx ग्रेटर देन 0 होने लगे। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी डाउन होगी, तो du/dy लेस देन 0 होने चाहिए, मतलब रेट ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन जैसे ही होगी वेलोसिटी सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बात कर रहे हैं कि फ्लोराइड रिमूवल मेथड कौन कौन से हैं, या वो कौन कौन सी टेक्निक है जिससे पानी से फ्लोराइड हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए, एक्टिवेटेड कार्बन, लाइम, बोन चारकोल, एक्टिवेटेड एलुमिना, ये चारों आपको याद रहते हैं कि एक्टिवेटेड कार्बन, लाइम, बोन चारकोल, एक्टिवेटेड एलुमिना। ठीक है, एक टेक्निकल नालगोंडा टेक्निक, ठीक, वो हमसे पूछता है कि इसमें क्या क्या ऐड करते हैं। तो उसमें क्या पहले ऐड करते हैं, उसमें पहले लाइम ऐड करते हैं, फिर उसमें क्या ऐड करते हैं, एलम, और फिर क्या, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको ध्यान रखना है कि लाइम और एलम के कॉम्बिनेशन से भी हम क्या करते हैं, फ्लोराइड को रिमूव करते हैं। लोग इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो भाई गलत है, तो अल्कलिनिटी वाला चीज़ आ जा रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जैसे अल्कलिनिटी में करते हैं वही काम यहाँ पे नालगोंडा टेक्निक में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कार्बन, बोन चारकोल, लाइम और एलुमिना जो है वो चीज़ करते हैं। उसके साथ साथ नालगोंडा टेक्निक में लाइम, एलम और ब्लीचिंग पाउडर भी हम यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई रिमूवल की। अब बात करें फ्लोरीन एडिशन की, तो देखिए Na2F ऐड सकते हैं, Na2SiF6 कर सकते हैं, H2SiF6 करते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, फ्लोरोसिलिकेट्स जो होते हैं उसको ऐड करने से हम उसमें ऐड कर देते हैं। फिर बात करते हैं एनालिटिक लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसको करने से क्या हो जाता है, जो हमारा एडिशन कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना होता है, ये टैक्योमेट्री में हमारा आता है। ठीक है, फिर जो अगला पॉइंट है हमारा कि जीपीएस में, देखिए जीपीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि मिनिमम 4 सैटेलाइट तो चाहिए ही चाहिए। 4 सैटेलाइट किस लिए चाहिए, एक एक्स के लिए, एक वाई के लिए, एक जेड के लिए और एक टाइम पीरियड के लिए, है ना। तो चारों पॉइंट जो कवर कर लेगा वो क्या करेगा, उसी का मतलब है कि 4 सैटेलाइट मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, तो 24 सैटेलाइट अवेलेबल है। देखिए कुल मिला के 6 ऑर्बिटल हैं और 4 सैटेलाइट हर ऑर्बिट में हमें चाहिए ही चाहिए। तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, 24 सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कि जो 3 पॉइंट मेथड होता है उसके कौन कौन से सॉल्विंग मेथड्स हैं। तो ग्राफिकल मेथड इसको हम बेजल मेथड बोलते हैं, लेमान रूल है इसको ट्रायल एंड एरर बोलते हैं, मैकेनिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, इसके अलावा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन मेथड भी है। ठीक है, फिर बात करें पीट सॉइल की, तो देखिए पीट सॉइल क्या है, अभी हमने बात किया कि पीट एक अलग से क्लासिफिकेशन ही है इंडियन स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो क्या है, हाई लिक्विड लिमिट होती है, ठीक है, हाई कंप्रेसिबिलिटी है, और किसकी वजह से बनती है, प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन की वजह से बनती है। और इसका कलर कैसा होता है, काफ़ी डार्क होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पीट काफ़ी डार्क कलर होती है, लिक्विड लिमिट हाई होती है, कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है और डिकम्पोजिशन से बनती है। ठीक है, इन सभी की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।